विवेक ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा तो थोड़ी देर के लिए वो उसके चेहरे में खो सा गया। पतला चेहरा, गुलाबी से होंठ, गोरा रंग और बड़ी बड़ी भूरी आंखें। डर के वजह से उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वो लड़की कांपते होंठों के साथ विवेक से मदद की गुहार लगा रही थी। अब आगे विवेक ने एक नजर उस लड़की को देखा, फिर सामने की तरफ जहां कुछ आवारा लड़के आते दिखाई दे रहे थे। उन्हें आता देखकर विवेक ने उस लड़की को अपनी कार में बैठने के लिए कहा और उस लड़की ने भी तुरंत वैसा ही किया। उस लड़की के कार में बैठने के बाद विवेक ने कार को लॉक कर दिया और खुद बाहर आ गया। विवेक आराम से कार पर टिक कर खड़ा था। वो लड़के विवेक के पास आ चुके थे। उन लड़कों ने जब उस लड़की को कार में बैठा हुआ देखा तो उनमें से एक लड़का विवेक को आंखें दिखाते हुए बोला, देखो तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम चुपचाप लड़की को हमारे हवाले करो और चलते बनो। अगर नहीं किया तो? उसने इतना ही कहा था कि उनमें से एक लड़का विवेक को मारने के लिए उसकी तरफ लपका, पर विवेक ने अपनी शार्प फाइटिंग स्किल से एक किक में ही उसका काम तमाम कर दिया। विवेक की लात इतनी जोर से उसकी छाती पर लगी थी कि वो लड़का उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके मुंह से खून भी आने लगा था। अपने साथी को दर्द में तड़पता देखकर उन लड़कों की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सीधा सादा सा दिखने वाला आदमी इतना खतरनाक भी हो सकता है। जमीन पर पड़े अपने ढेर हुए साथी को देखकर उन लड़कों को ये तो समझ में आ गया कि एक एक करके वो नहीं जीत सकते। इसीलिए सब ने एक साथ विवेक पर हमला करने की सोची और सभी एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन विवेक ने उन सभी लड़कों को बेरहमी से मार मार कर उनको अधमरा बना दिया। उनकी अच्छी तरह पिटाई करके विवेक जब वापस कार में आया तो उस लड़की को देखा। उस लड़की का डर कर बहुत बुरा हाल था। विवेक उस लड़की को शांत कराते हुए बोला, डरो मत, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है, अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की अपनी टिमटिमाती भूरी आंखों से विवेक को देखने लगी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वो लड़की विवेक की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम जीविका है और मैं कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, इसीलिए घर जाते वक्त मुझे लेट हो जाता है। आज कॉलेज से घर आते वक्त ऑटो नहीं मिल रहा था। जब काफी देर बाद भी ऑटो नहीं मिला तो मैं पैदल ही अपने घर के लिए निकल गई और रास्ते में ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे उन लड़कों से बचा लिया। विवेक जीविका की बातें ध्यान से सुन रहा था, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आगे से अपना ध्यान रखना और दोबारा पैदल घर जाने की गलती मत करना। जीविका ने हाँ में सिर हिलाया और विवेक को अपने घर का एड्रेस दे दिया। थोड़ी देर बाद विवेक ने उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दिया और फिर वो वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। फिर जब वो सिंघानिया मेंशन पहुंचा तो जल्दी से घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि सभी घूर घूर कर उसे ही देख रहे थे। इससे पहले कि विवेक अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, दादाजी उसे डांटते हुए बोले, नालायक, कभी तो टाइम पर आ जाया कर। दादाजी में वो? विवेक इतना ही कह पाया था कि तभी वेद विवेक के पास दौड़ते हुए आया और उसके कपड़ों को खींचते हुए खिलखिलाकर हंसने लगा, जिसे देखकर सभी का गुस्सा शांत हो गया। विवेक भी जानता था कि उसका प्यारा भतीजा अपने विवेक चाचू की गोद में आना चाहता है। विवेक ने तुरंत ही वेद को अपनी गोद में उठा लिया और उसके प्यारे गुलाबी गालों पर किस किया और उसे बर्थडे विश भी किया। उसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ और सभी ने अपना अपना गिफ्ट वेद को दिया। फिर जब तानिया और आर्य अपना गिफ्ट वेद को दे रहे थे तो वेद ने तानिया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेबी सिस्टर चाहिए। वेद की विश सुनकर तानिया वेद को देखते ही रह गई और साथ ही साथ अब उसे बहुत शर्म आ रही थी। वेद अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से अपनी मॉम को देखते हुए बोला, मम्मा, क्या आप मुझे ये गिफ्ट देंगी?
बेटा, टाइम आने पर आपको आपकी बेबी सिस्टर मिल जाएगी। लेकिन डैडी मुझे मेरी बेबी सिस्टर अभी चाहिए। तभी आस्था वेद को समझाते हुए बोली, अरे बुद्धू, पहले बेबी मम्मा के टम्मी में आएगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, समझे? सभी आस्था की समझदारी से भरी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन तानिया का तो अभी भी बुरा हाल ही था और वो किसी से नजरें भी नहीं मिल पा रही थी। आस्था के समझाने पर वेद समझ गया कि उसकी बेबी प्रिंसेस को आने में अभी टाइम लगेगा। तभी चैतन्य दादाजी तानिया के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, तानिया बेटा, आज वेद की बातें सुनकर हमारे मन में भी एक इच्छा आई है कि मुझे एक प्यारी सी परपोती चाहिए। क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी करेंगी? तानिया उनके सवाल का जवाब देती, इससे पहले ही अनिल जी तानिया के पास आ गए और उसके सिर को सहलाते हुए बोले, बेटा सिंघानिया, फैमिली को एक प्यारा सा प्रिंस वेद के रूप में तो मिल चुका है। कमी है तो बस एक प्यारी सी क्यूट प्रिंसेस की। बेटा, क्या तुम अपने डैड को एक प्यारी सी पोती का दादा बनाओगी? युवान तानिया के पास आ गया और अपनी प्यारी भाभी के गले में झूलते हुए बोला, भाभी, मुझे भी तो एक क्यूट सी प्रिंसेस का चाचू बनना है और आपको मेरी ये विश पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उसकी क्यूट सी रिक्वेस्ट को सुनकर तानिया स्माइल करने लगी और तभी दृष्टि तानिया के पास आई और बोली, तानिया, तू तो जानती है ना कि जब से तेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से मैं तेरी क्यूट सी प्रिंसेस की मासी बनने का ख्वाब देख रही हूँ। तुझे मेरी विश पूरी करके मुझे मासी बनाना है। इसके साथ ही अनय और विवेक भी एक्साइटेड होकर बोले, हाँ, हम भी हमको यही भी। चाहते हैं। युवान उन दोनों की तरफ देखकर बोला। क्या तुमको भी मासी बनना है? आर्य सबसे पीछे खड़ा सबको बारी बारी से घूरे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या इन सबको मैं दिखाई नहीं दे रहा? सब तानिया को ही बोले जा रहे हैं, कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, जबकि इन सब में मेरा भी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तभी चैतन्य दादाजी को घूरते हुए बोले, चुप रहो नालायको, तानिया बेटा को भी कुछ बोलने दोगे या नहीं? ये सुनते ही सभी तानिया की तरफ देखने लगे और तानिया ने शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। इससे सभी खुश हो गए और स्माइल करने लगे। तानिया का शर्माता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर आर्य भी बहुत खुश हो गया। सभी काफी देर तक पार्टी एंजॉय करते रहे, फिर अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। रात काफी हो गई थी, इसीलिए आस्था को घर नहीं जाने दिया गया। सबने डिसाइड किया कि आस्था आज यहीं रहेगी। अनय दृष्टि को लेकर कार में बैठ गया और उसे घर छोड़ने के लिए वहां से निकल गया। काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए बाहर अंधेरा भी काफी था। दृष्टि खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी उनकी कार एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां काफी पेड़ पौधे थे। जंगल तो नहीं, पर कुछ कुछ जंगल जैसा ही था। पेड़ों की परछाइयां रात में किसी डरावने शैतान के परछाई की तरह लग रही थी, जिसे देखकर दृष्टि को थोड़ा डर लगने लगा। दृष्टि अपनी जिंदगी की हर मुश्किलों का सामना बहुत बहादुरी से करती थी, पर उसे अंधेरे से डर लगता था। उसे ये डर बचपन से ही था। बचपन में एक बार उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रात को लौट नहीं पाए और दृष्टि उस रात घर पर अकेली थी। उसे उस वक्त अकेले होने का डर तो लग ही रहा था। फिर अचानक से लाइट चली गई और तेज हवाएं भी चलने लगी। विंडो से गुजरने पर ये और भी डरावनी साउंड कर रही थी और साथ ही बिल्लियों की डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। कुल मिलाकर उस दिन पूरा हॉरर सीन ही चल रहा था। वो भूतों पर यकीन तो नहीं रखती थी, पर फिर भी उसके मन में अंधेरे को लेकर ये डर बैठ गया था कि अंधेरे में कुछ तो होता है। बस उसी दिन से लेकर आज तक वो अपने मन से अंधेरे का डर नहीं निकाल पाई। वो डरते हुए अनय की तरफ सरक जा रही थी। अनय ने जब दृष्टि की हालत खराब होते देखा तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, उफ, इतनी बड़ी हो गई हो पर फिर भी बच्चों की तरह डर रही हो। ये सुनकर दृष्टि खुद को संभालते हुए अनय से दूर हो गई।
और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैं बच्चों की तरह डरूं या बूढ़ों की तरह, इससे आपको क्या? आप बस अपने काम से काम रखिए। उसकी बात सुनकर अनय उसे देखता ही रह गया। फिर उसके मन में एक शरारत सूझी और उसी वक्त चुपके से अनय ने कार के सिस्टम में एक हॉरर साउंड चला दिया, जो कि एकदम नेचुरल और रियल लग रहा था। हॉरर साउंड सुनकर दृष्टि डर गई और जोर से अनय की बांह पकड़ ली। उसे यूं डरता हुआ देखकर अनय हंसते हुए बोला, तुम इतने में ही डर गई। अगर ये साउंड सच में आया होता तो पता नहीं क्या करती तुम। ये सुनकर दृष्टि अनय से दूर होते हुए उसे घूर घूर कर देखने लगी, जैसे कि वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर कुछ दूर के सफर में दृष्टि को नींद आने लगी और वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। जब उनकी कार दृष्टि के अपार्टमेंट पहुंच गई तो अनय ने कार रोक दी और सोती हुई दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि सोते हुए बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। अनय दृष्टि का क्यूट सा चेहरा निहारते हुए बोला, सोते हुए कितनी मासूम लग रही है। अभी जगी हुई होती तो मुझे कच्चा चबा जाती। फिर अनय उसे अपनी गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट में आया और बेडरूम में लाकर उसे आहिस्ते से सुला दिया। फिर उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहा, आई प्रॉमिस, अब तुम ज्यादा दिन यूं अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो दृष्टि के अपार्टमेंट से बाहर आ गया और कार में बैठकर रजावत मैंशन की तरफ निकल गया। इधर वेद और आस्था दोनों आर्य के रूम में ही थे। दोनों बच्चे खेलते खेलते उसके बेड पर ही सो गए थे। तानिया ने पहले ही दोनों के कपड़े चेंज कर दिए थे। आस्था को वेद की क्यूट सी नाइट ड्रेस पहना दी थी, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। आर्य और तानिया दोनों बच्चों के अगल बगल लेटे हुए थे। अपने एक हाथ का सपोर्ट लिए दोनों उन्हें निहारने में लगे हुए थे। तानिया आस्था की तरफ देखते हुए आर्य से बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ना आर्य, बिल्कुल किसी डॉल की तरह लगती है। आर्य सोती हुई आस्था के माथे पर किस करते हुए बोला, बहुत प्यारी है। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही क्यूट सी बच्ची का डैड बनना चाहता था वाइफी। तानिया भी आस्था को निहारते हुए बोली, काश हमारी भी ऐसी ही एक क्यूट सी बेटी हो। फिर आर्य और तानिया ने दोनों बच्चों के माथे को चूम लिया। आर्य तानिया की तरफ देखकर बोला, जाऊं, जाकर चेंज कर लो। तानिया ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद आर्य ने दोनों बच्चों को वेद के कमरे में ले जाकर आराम से सुला दिया। फिर वापस आकर वो भी फ्रेश होने चला गया। तानिया चेंज करके बाहर आ चुकी थी और ड्रेसिंग मिरर के पास खड़ी थी। फिर जब आर्य बाहर आया तो तानिया के पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए अपना चिन तानिया के शोल्डर पर टिका दिया। वो थोड़ी देर तक वैसे ही रहा, फिर आहिस्ते से तानिया को अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ गया और उसे आहिस्ते से लिटा दिया। फिर उसके बगल में लेट गया। आर्य तानिया की तरफ मुंह करके उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तानिया, मुझे भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना है। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? तानिया आर्य की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और उसके होंठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोली, आर्य, मुझे भी माँ बनना है। मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की माँ बनूं। जब मैंने आस्था को पहली बार देखा था तो उसी दिन से मेरे दिल में ये इच्छा आ गई थी। वाइफी, मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना चाहता हूँ और वेद को उसकी बेबी सिस्टर देना चाहता हूँ। आर्य की बात सुनकर तानिया भी अपनी चमकती टिमटिमाती आंखों से आर्य को देखने लगी। ये देखकर आर्य उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर उसे किस करने लगा, पर थोड़ी देर बाद ही वो उसे छोड़ भी दिया। फिर आर्य उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं हमारे इस मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ वाइफी, जो कि तुम्हारे लिए एक यादगार सरप्राइज होने वाला है। अपनी चमकती आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। उसके होंठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, सो जाओ, गुड नाइट। इस कहानी के एपिसोड देरी से आने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं।
अब से इस कहानी के एपिसोड आपको रेगुलर सुनने को मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हाई रेटेड स्टोरी चैनल पर और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।